हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर जो कि 4 जनवरी 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो यह प्रश्न सभी एग्जामों के लिए है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको यहाँ पे मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यह आपको याद रखना है कि यूपी के सीएम जो है किस नदी पे, तो याद रखिएगा यह राप्ती नदी है जो कि गोरखपुर में बहती है। गोरखपुर में बहती है। तो यहाँ पे इसको शुद्धिकरण परियोजना को का उद्घाटन किया है। यह बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। राप्ती नदी को अगर पूछा जाए कि किस नाम से और जाना जाता है, तो इसको इसको जाना जाता है अचिरावती। क्या नाम जाना जाता है? अचिरावती नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी बात आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है। और इसकी सहायक नदियाँ पूछा जाए तो मुख्य सहायक नदी जो है वह कौन है? रोहिणी है। रोहिणी जो है इसकी मुख्य सहायक नदी है। और यह पूछा जाए कहाँ पे मिलती है, तो यह घाघरा नदी में मिल जाती है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, गोरखपुर के आसपास घाघरा नदी में यह जाकर मिल जाती है। तो पूछा जाएगा कि अगर गोरखपुर किस नदी के किनारे पे बसा है, तो यह राप्ती नदी के किनारे पे बसा है। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नदी में बहने वाले नालों को सफाई पर केंद्रित कई जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया। यह पहल जो है 3 जनवरी 2025 से शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य जो है जल शुद्धिकरण के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीकों का उपयोग करके नदी के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को बढ़ाना है। यह बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो महाभारत वाटिका की स्थापना की है। तो यह आपको बताना है वन संरक्षण के लिए। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह उत्तराखंड होगा, ठीक ना। उत्तराखंड के सरकार ने वन जो महाभारत वाटिका की स्थापना की है वन संरक्षण के लिए। यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी क्या है? तो देहरादून यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें याद रखना यहाँ पे जो महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है, इसमें अगर पूछा जाए उत्तराखंड में जो है वह मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, जो वन संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे, इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें देखिएगा कौन कौन से हैं। तो कार्बेट जो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी, ये भी बात याद रखिए, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार है। यह जो है कि सभी उत्तराखंड में है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हल्द्वानी में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य जो है प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ाना। यह पहल रामायण वाटिका के पहल के निर्माण का अनुसरण करती है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है जो अर्जुन पुरस्कार है वह कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है। यह आप याद रखिएगा, यह 32 लोगों को यह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि राशि कितनी जाती है, तो इसमें राशि 15 लाख रुपये दी जाती है। 15 लाख रुपये इसमें राशि दी जाती है और एक प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाता है। यह बातें आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें याद रखिएगा विभिन्न खेलों में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए कई उत्कृष्ट एथलीटों को 2024 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही 4 एथलीट को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि
पुरस्कार जो है 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। और इस वर्ष जो है 32 एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे साथ ही 4 एथलीटों को भी खेल रत्न अवार्ड जो है वह याद रखिएगा, खेल रत्न अवार्ड जो मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है और प्रमाण पत्र और एक अवार्ड दिया जाता है। ये इसमें 4 लोग एथलीट शामिल हैं खेल रत्न अवार्ड में। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए? तो किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए? तो याद रखिएगा, बिहार के राज्यपाल। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान ने 2 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह जो है पटना के राजभवन में हुआ और इसे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन ने प्रसारित किया। यह बातें आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए यहाँ पे कि इससे पहले जो थे 41वें जो राज्यपाल थे वह कौन थे, तो इनको आप याद रखिएगा, राजेंद्र आर्लेकर थे। यह बातें आप याद रखिएगा। अब इन्हें कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? तो ये केरल के राज्यपाल बने हैं, ठीक ना, केरल के राज्यपाल बने हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में किसके नेतृत्व में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया? तो एक कमेटी का गठन किया गया आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए। अगर पूछा जाए WPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। याद रखिएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह जो इसमें ऑप्शन जो सही होगा, इसमें ऑप्शन जो सही होगा रमेश चंद्र। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सरकार ने हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्षों को संशोधित और करने और उत्पादन मूल्य सूचकांक जो है PPI पर स्विच करने के लिए रोड मैप सुझाव देने के लिए नीति आयोग के सदस्य जो हैं वह रमेश चंद्र की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय पैनल का गठन की घोषणा की गई। इसकी स्थापना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है 2011-12 से 2022-23 तक संशोधित करने के लिए की गई है। यह आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 8वां, यह याद रखिएगा, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह याद रखिएगा, सरोवर नगरी कहा जाता है। सरोवर नगरी कौन है? तो वह नैनीताल, सरोवर नगरी नैनीताल में शुरू हुआ है। यह आपको याद रखना। कौतिक का उद्देश्य क्या होता है? तो यह आप याद रखें, कौतिक का उद्देश्य है युवाओं और नए फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य है। यह बातें आप याद रखेगा। जो कि फिल्म निर्माता कौन है, फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर कौन है? तो वह याद रखेगा राजेश शाह जो है यह क्या है, फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर है। यह याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिए? तो यह आप याद रखिए, आरिफ मोहम्मद खान ने। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह याद रखिएगा, यह स्थापना दिवस 67वां स्थापना दिवस मनाया है। 2024 में 66वां स्थापना दिवस जो कि मनाया गया और 2025 में यह 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसको आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, DRDO की बात की जाए तो इसका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक ना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में। और
इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी, 1958 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष आप याद रखिएगा, अध्यक्ष है डॉक्टर डॉक्टर समीर बी कामत। समीर बी कामत जो है यह अध्यक्ष है। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO का पद किसने संभाला? तो यह आपको याद रखना है, इसका पद संभाला है तो भुवनेश कुमार ने पद संभाला है, यह आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 1 जनवरी 2025 को IAS अधिकारी जो है भुवनेश कुमार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO का पदभार संभाला, जो आधार का प्रशासन करता है। श्री कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं और इस नियुक्ति के बाद भी वह इसी पद पर बने रहेंगे। श्री कुमार ने अमित अग्रवाल का स्थान लिया, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत में 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9% की वृद्धि हुई है 2024 में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए भारत में 2024 में वहाँ खुदरा जो बिक्री में 9% की वृद्धि हुई है। वाहनों की खुदरा बिक्री 2024 में 26 मिलियन यूनिट के आंकड़ों को पार करके यह बनाया गया। 2024 में EV वाहन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं कि बिक्री जो है 23 में 1.5 मिलियन से बढ़कर 2024 में कितना हो गया? तो 1.95 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई। पिछले वर्ष में कितना थी? तो ये भी आप याद रखिएगा, 6.39% की तुलना में EV की पहुंच भी बढ़कर साधारण 5% हो गई है, यह आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो बाजार की हिस्सेदारी जो है दिसंबर 2024 में 3% बढ़कर 25% हो गई है, यह आप इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में वैश्विक व्यापार में कितना प्रतिशत बाजार जो है हिस्सेदारी यहाँ पे होगा, हिस्सेदारी यहाँ पे होगा, हिस्सेदारी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, हिस्सेदारी यहाँ पे होगा के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यात बना है। तो यह आप याद रखिएगा, यहाँ पे हिस्सेदारी होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, हिस्सेदारी यहाँ पे सही होगा, हिस्सेदारी यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। तो यह कितने % होगा? तो इसमें 3.9%, 3.9% इसमें ऑप्शन से होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वैश्विक व्यापार में 3.9% बाजार जो है हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यात बना है। इसके अतिरिक्त भारत के कुल निर्यात जो है 8.21% इस क्षेत्र में आते हैं। वित्त वर्ष जो है 2024-25 की पहली छमाही में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 21,358 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि हुई है। वहीं पे 8,733 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात मूल्य के साथ तैयार कपड़ों का कुल निर्यात श्रेणी में 41% हिस्सा था। यह बातें आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।